नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो देश का सवाल। आज देश का सवाल में बात होगी कोई नई बात नहीं। जी हाँ, कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि साहब नया कुछ भी नहीं है। 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, कार्रवाई नहीं चल पा रही। जी हाँ, संसद की कार्रवाई आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष के टकराव की वजह से संसद में कोई कामकाज नहीं हो सका। तो सत्ताधारी बीजेपी की जिद है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब तक ब्रिटेन में कहीं अपनी बातों के लिए माफी नहीं मांगेंगे, संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। इसी तनातनी के बीच विपक्षी सांसदों ने आज संसद भवन की पहली मंजिल पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। इस सबके बीच सबसे बड़ा गद्दार यानी मीर जाफर की भी सियासी एंट्री हो गई है। पात्रा ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर राजनीति का पारा और बढ़ा दिया। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं। अंग्रेजों का शासन जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। क्या नहीं बोल, लगातार सुबह से शाम उसको राहुल गांधी उन्हीं को गालियां देते रहते। तो मीर जाफर किसको बोल रहे हो, जिसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने जो है 14 साल जेल बिताए अंग्रेजों से लड़ते। तुम किसको बोल रहे हो? इंदिरा गांधी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी, जिनकी दादी। किसको बोल रहे हो? राजीव गांधी जिसने देश के लिए कुर्बानी दी। तुम उसको बोल रहे हो मीर जाफर। तो शर्म करनी चाहिए। और करो संसद नहीं चलने देंगे। तुम पहले से घोषणा कर देते हो कि हम संसद नहीं चलने देंगे। अजीबोगरीब है। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम संसद नहीं चलने देंगे, फिर बाहर आके कहते विपक्ष जितना। सरकार और विपक्ष के हंगामे के चलते संसद 7वीं बार स्थगित हो गई। लेकिन उसके पहले विपक्ष ने विरोधी दल अडानी मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग को लेकर हंगामा किया और विपक्षी सांसदों ने संसद भवन की पहली मंजिल पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। नई तस्वीरें हैं विरोध की, ध्यान से देखिए। संसद में यूं तो आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे। एक नया प्रोटेस्ट हो रहा है जो विपक्ष कर रहा है। आप ये देखिए, ये गलियारा है संसद का, फर्स्ट फ्लोर। यहीं पर एसबीआई का बैंक है और यहां पर आप देखिए प्रोटेस्ट चल रहा है। ये फर्स्ट फ्लोर का प्रोटेस्ट है और वी वांट जेपीसी की बड़ी तख्ती लगी हुई है। जी हाँ, अडानी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। आप अधीर रंजन चौधरी जी को देख सकते हैं, मानिकम टैगोर साहब को देख सकते हैं, प्रमोद तिवारी हैं, साथ ही साथ जो और 11 विपक्षी दल हैं उनके सांसद भी हैं। सब पहली मंजिल पर खड़े हुए हैं। तो ये एक नए तरीके का प्रोटेस्ट आज शुरू हुआ है। लगातार गांधी मूर्ति के पास देखते थे, लेकिन आज ये नए तरीके का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है जो विपक्ष के सांसद कर रहे हैं। वो लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर और कह रहे हैं कि उनको जेपीसी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी मीर जाफर है, माफी मांगे। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यानी जमीन से उठकर फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गया है विपक्ष और उसका प्रोटेस्ट। देश का सवाल क्या है? बीजेपी क्यों राहुल गांधी की माफी की जिद पर अड़ी हुई है? पहला। दूसरा, सदन के संग्राम में अब मीर जाफर की एंट्री हो गई है। संसद में हंगामा वाली राजनीति कब तक चलेगी? हंगामे की भेंट चढ़े बजट सत्र के 7 दिन के लिए जिम्मेदार कौन है? हंगामे के बीच जुबानी मर्यादा क्यों तोड़ रहे हैं माननीय? ये 3-4 सवाल जिस पर आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। चरण सिंह सापरा साहब, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। धनेन्द्र भारद्वाज, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं। साथ ही साथ आईपी सिंह साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ हैं। राकेश जी, पहले आपके पास जो बातचीत हुई लगभग 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में संसद के अंदर, जहां पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता, फ्लोर लीडर्स बैठे थे, वो बेनतीजा हो गई। कहा साहब नहीं मान पाएंगे, यानी ये माना जाए कि संसद नहीं चल पाएगा। हाउस चलाना पक्ष का काम है, ट्रेजरी बेंचेस का, फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का काम है। राकेश त्रिपाठी।
नहीं, देखिए बात बिल्कुल सही है कि फ्लोट चलाना सरकार का काम है और सरकार अपने इस दायित्व से पीछे भी नहीं हट रही। लेकिन क्या किसी नेता को इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि वो विदेशी धरती पर जाकर के भारत के प्रजातंत्र पर सवाल उठाए, भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए, भारत की संविधान को लेकर के सवाल उठाए, सेना को लेकर के सवाल उठाए? ये स्वीकृति किसी को नहीं दी जा सकती है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने जिस तरह का व्यवहार किया है, निश्चित तौर पर पूरे देश को अपमानित करने का प्रयास किया है और ऐसे मसले पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी को माफी मांगनी ही होगी और मांगनी चाहिए भी। कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस बात को लेकर के आज क्यों नहीं विचार हो रहा है कि राहुल गांधी के नाते वो पूरी कांग्रेस पार्टी को स्टिक पर लगा रहे? आखिरकार कांग्रेस पार्टी जो आजादी के पहले की पार्टी होने का दावा अपने आप को करती है, वो राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य के लिए अपनी पूरी साख को क्यों दांव पर लगा रही है? आज पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि जैसे मीर जाफर ने विदेशियों के साथ हाथ मिला लिया था केवल अपने आप को नवाब बनने के लिए, वैसे ही राहुल गांधी सत्ता की चाहत में आज इतने आतुर व्याकुल हो गए हैं कि देश का विरोध विदेशी धरती पर बैठकर करते हैं। आपको जितना विरोध करना है भाजपा का, दो चीजें हैं, नरेंद्र मोदी पहला संसद और दूसरा मीर जाफर। सापरा साहब, राकेश त्रिपाठी जी ने यही बात बोली, कहा पहला पार्टी राहुल के चलते अपने आप को स्टेक पर लगा रही, दूसरा मीर जाफर से तुलना बीजेपी ने करी है राहुल गांधी। सापरा साहब, संग्राम पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है, इस पे मैं कहना चाहूंगा कि अपमान तो बहाना है, अडानी को बचाना है। कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्ष क्या पूछ रहा है? 4 सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी की लूट पर नरेंद्र मोदी म्यूट क्यों है। हम इतना ही जानना चाहते हैं कि अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है। मोडानी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इतने ही सवाल है जो हम पूछ रहे हैं, लेकिन उसका भी उत्तर नहीं देना चाहते और ये उसको उलझाने के लिए ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड चीजें चल रही है, जो पार्लियामेंट नहीं चल रही है ना, ये प्रायोजित है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि फाइनेंस बिल आएगा, बजट सेशन है, इसमें चर्चा होगी तो अडानी का विषय आएगा और वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो इस पे चर्चा नहीं करना चाहते और रोज एक नया बहाना बना करके आते हैं। और आज जिस तरह से मीर जाफर की इन्होंने एंट्री कराई है, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसा परिवार जिसके 2-2 लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, उसे ये मीर जाफर कहना चाहते हैं? अरे मीर जाफर तो वो होता है जिसने आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम दिया। मीर जाफर वो है जिसने एक तरफा युद्ध विराम जम्मू कश्मीर में कराया था। मीर जाफर वो है कि जिसने कोविड के चलते हजारों लाशें गंगा के तट पर थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मीर जाफर वो है जिन्होंने सत्यपाल मलिक को कहा कि 700 किसान जो हैं वो मेरी वजह से नहीं मरे हैं, मेरे लिए नहीं मरे हैं। मीर जाफर वो है जिसने विदेश में, कैलिफोर्निया में, सियोल में, चीन में जाकर के, साउथ अफ्रीका में जाकर के कहा कि ये कोई देश है, ये कोई लोग हैं और मुझे दुख होता है कि मेरा जन्म इस देश में हुआ है। और 2014 से पहले लोग भारत में पैदा होने के लिए अफसोस मनाते थे। वो मीर जाफर है जिन्होंने ये तमाम सारी बातें की है। और आपको बता दूं कि अडानी के ऊपर और भी आने वाले 15 दिन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए अडानी के दलाल बनकर। ये दलाली करते हैं अडानी की, इसलिए ये इस तरह के वक्तव्य ला करके सिंह साहब को और ये पार्लियामेंट को रुकाना चाहते हैं, पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करना चाहते। राकेश जी आ रहा हूं, सिंह साहब एक मिनट, क्योंकि मीर जाफर पर सापरा साहब ने जवाब दिया है और उनके नेता पर हमला किया है, इसलिए 30 सेकंड दे रहा हूं। राकेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सिंह साहब के पास, भरद्वाज जी के पास जाना है। देखिए, एक तो चरण सिंह सापरा पहले भाषाई मर्यादा और संयम रखें तो बेहतर होगा। अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, आप मीर जाफर कह सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि चर्चा नहीं हो सकती है, फिर यहाँ केवल गाली गलौज होगी। 4 गालियां आप मीर जाफर कह सकते हैं। मैं गाली गलौज नहीं करना चाहता हूँ। आप जिस तरह के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, उसने दलाली हमने कहा ये आए थे गंगा के लाल बनकर, रह गए अडानी के दलाल बनकर। मैंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री का नाम आप ले रहे हैं, प्रधानमंत्री का नाम आप ले रहे हैं। मैंने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहा, मैंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहा, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दलाल है, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान रखिए, मैं नहीं कह रहा हूं।
ये आपके मुंह से आया है। आप फंस गए, आप इस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि ये आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए अडानी के दलाल बनकर। मैंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहा है। आप कह रहे कि नरेंद्र मोदी को कहा है, मैंने तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को कहा। आप क्यों प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं? भाई आपकी नौकरी चली जाएगी, शांत रहिए। मैंने तो पूरी पार्टी को कहा। आप उसमें से मोदी जी को चिन्हित कर रहे हैं। आप उसमें नरेंद्र मोदी जी को चिन्हित कर रहे हैं। अरे समझ जाओ। अरे इतनी बड़ी गलती हो गई त्रिपाठी जी माफी मांगिए चैनल पर, नहीं तो नौकरी जाएगी। मैंने तो बीजेपी को कहा कि दलाल बनकर, आप नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं, मैंने नहीं लिया नाम। सोचिए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। ये कांग्रेस के दफ्तर में नित नई गालियां रोज सीख करके आते हैं ना। अरे तो आप मीर जाफर कह सकते हैं, आप मीर जाफर कह सकते हैं, कोई भी शब्द कह सकते हैं, लेकिन हमने पूरी पार्टी को अगर दलाल कह दिया तो कितनी मिर्ची लग गई। अब क्यों मिर्ची लग रही है भाई? जब आप लोग एक बार इस बहस को आगे खोलते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ रहा हूं, सापरा साहब, राकेश त्रिपाठी जी आ रहा हूं। एक बार आईपी सिंह साहब की एंट्री। सिंह साहब, ये जो संसद नहीं चल पा रहा है, समाजवादी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष से थोड़ा दूर खड़ी हुई है समाजवादी पार्टी, जो कलकत्ता में जाके कहती है कि हम और दीदी तो साथ हैं, धरने पर भी साथ हैं, लेकिन समूचे विपक्ष के साथ 24 के लिए नहीं खड़े। समाजवादी पार्टी पूरा जो समूचा विपक्ष है एकजुट है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको उस पर बिल्कुल मत जाइए। लेकिन देश का बादशाह नहीं चाहता कि देश की संसद चले, देश की संसद में चर्चा हो, क्योंकि सापला जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि मां गंगा ने बुलाया था। उस मां गंगा का पुत्र जो है देश का दलाल बन गया। जिस गंगा मां ने उसे पुकारा था, जिस गंगा मां ने उन्हें संरक्षण दिया, जब वो अमेरिका गए तो डिप्लोमेसी में भारत इतनी बुरी तरह राजनीतिक तौर पर फेल हुआ कि वहां हारने वाले प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जाकर भारत का प्रधानमंत्री नारा लगाता है। अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, उसकी कूटनीति का असर देश पर पड़ा और 2 वर्ष तक अमेरिकी सरकार ने भारत में राजदूत की नियुक्ति नहीं करी है। भारत से जब भी हमारे आज के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर गए, रजत जी उन्होंने लेकिन लाल टोपी लगा करके या टीवी पर आकर के आप गाली गलौज और गुंडागर्दी करेंगे, ये इसे चुप कराइए रजत जी। नहीं, मैं तो सो से जाता हूं। अगर मुझे पता रहा होता कि ऐसे हल्के लोग आने वाले हैं तो शायद मैं आपके शो में नहीं आता। अगर हम चुप थे तो इन्हें चुप कराइए, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। रजत जी, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है रजत जी। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ी सी भाषा की मर्यादा हम सबको रखनी चाहिए। जब भी हम किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या फिर सरकार के मुखिया का नाम लें तो कम से कम थोड़ी सी भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन आज का जो चलन है उसमें भाषा की सारी मर्यादा खत्म हो चुकी है। राकेश जी, आपको जो भी बात करनी हो मैं आपके पास आऊंगा। सिंह साहब 40 सेकंड आप अपनी बात पूरी करिए। टूटती हुई जा रही है, कागजों पर सीमित है। चुप कराइए रजत जी, आपकी जिम्मेदारी है। मैंने चुप करा दिया, आप 40 सेकंड में पूरा करिए। पर्सनल कमेंट आप कोई मत करिएगा, आप 40 सेकंड में पूरा करिए। लेकिन बादशाह का नाम लेते ही पूरे बीजेपी के पेट में दर्द होने लगता है। ये लूटने वाले लोग, ये सौदागर हैं, ये सौदागर गुजरात से चलकर उत्तर प्रदेश को लूट लिए। आज उत्तर प्रदेश का किसान रो रहा है। हाँ। आपदा आई हुई है, आपदा पर रजत जी पूरी दुनिया में आपदा 10 सेकंड और बचा है। बादशाह आंसू बहाता है, किसान भरद्वाज जी उसके पास रो रहा है। अब बेमौसम बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उसकी चर्चा बादशाह ने नहीं करी। ठीक है राकेश जी, क्योंकि आपके लीडर और आपकी पार्टी को आईपी सिंह साहब ने निशाने पर रखा है, आप एक बार जवाब दे दीजिए। नहीं है आप बार बीजेपी को आप ले आएंगे, बार बीजेपी को आप पूछेंगे, सभी का सवाल और जवाब सभी। देखिए मैं सिंह साहब, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं आपको। ये
एक सवाल जवाब का पैटर्न है जो भी और हम डिबेट जो मैं चाहते जानता हैं, हूं। हम अगर चाहते आप हैं कि उनके किसी प्रधानमंत्री- लीडर को या वो प्रधानमंत्री आपके किसी जो लीडर को किसानों की टारगेट फसल करते हैं, चौपट निशाने हुई पर है, रखते हैं, जो ओलावृष्टि राजनीतिक हुई वार है, पलटवार उस पर- करते हैं, उस तो पर उनको दुख भी व्यक्त पूरा करें मौका और मिलना चाहिए किसानों की डिफेंड करने का। तत्काल मदद को भरद्वाज जी सरकार आपके बाद खड़े हुए हैं, उसके बाद वो बोले। बोलेंगे। तो क्योंकि 3 लोग विपक्ष के हैं, 1 लोग पक्ष का है, तो जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। अब आप बादशाह कहेंगे तो सापरा साहब तो जवाब देंगे नहीं, जवाब तो राकेश त्रिपाठी जी देंगे। आप कह दिए नहीं साहब, सापरा साहब बादशाह पे जवाब देंगे, मैं उनसे पूछ लेता हूं। अरे भाई, कोई मीर जाफर किसी को कहेगा तो बादशाह हम नहीं मैं कहेंगे, बिल्कुल बोल रहा हूं। बादशाह तो नहीं है। मैंने शुरू में ही हम तो कहा नाम लिए कि जो नहीं। भाषा की मर्यादा है, हालांकि भाषा की मर्यादा, अब ये कहना शब्द गलत हो गया, तार तार हो चुकी है। चुनाव के वक्त देखते थे ये सब होता था, लेकिन अब चुनाव के वक्त नहीं होता है। अब तो सुबह से शाम और शाम से रात चुनावी सिर्फ इस वर्ष तरह है, गिर रहा है। 365 राकेश त्रिपाठी जी, दिन से कम बादशाह दिन वाले बचे। कमेंट पर एक कमेंट आप। और विदाई तय है, विदाई तय है, तो मैं बीजेपी बहुत का अनुरोध जाना कर रहा तय अब है। सिंह साहब सुन लीजिए, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने चुप कराया था, राकेश जी चुप थे, अब आप भी इनकी बात ध्यान से सुनिए। लेकिन जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ये संवाद की भाषा नहीं है। आप विपक्ष को जितने भी सवाल उठाने हैं, आप जिम्मेदारी से सवाल उठाइए। निश्चित तौर पर आपके सवालों का तथ्यात्मक और तर्कों के साथ जवाब दिया जाएगा। बादशाह की जैसे शब्द का प्रयोग किया, आज डेमोक्रेसी में देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने। अगर आप प्रधानमंत्री को बादशाह कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र का अपमान करने का प्रयास करते हैं। स्वयं आप लोकतंत्र में जनता का जनमत जीत नहीं पाते, और जिसने जनमत जीत करके जो आज देश की आ रहा हूं सापरा साहब, आ रहा हूं। एक बार भरद्वाज जी के पास जाना, मैं माफी के साथ एक बार नहीं गया उनके एक पास। संकेत है, मीर जाफर एक संस्कृति का परिचायक है कि अगर कोई देश के साथ गद्दारी करता है तो वो मीर जाफर जैसा कर्तव्य करता है। लेकिन आप तो सीधे सीधे आप कहीं की बादशाहों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। तब तो हो सकता है कि आपकी भाषा ठीक हो, लेकिन आप जब सीधे बादशाह कहते हैं तो इसका मतलब कि आप लोकतंत्र में चुने जाने वाले प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं करना चाहते, अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर पा रहे। ठीक है सिंह साहब, मैं इसका रिवर्ट आपसे लूंगा। उन्होंने कहा साहब आपने शब्द बादशाह यूज किया, वो बहुमत के साथ आए, एक बार नहीं 2 बार आए, और यूपी में भी आए, आपको ही हरा कर आए। आ रहा हूं सिंह साहब, एक बार भरद्वाज जी के पास। भरद्वाज जी, संसद नहीं चल पा रही, कल तो छुट्टी अनाउंस हो गई। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट, अब आपका टर्न नहीं, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं। एक बार भरद्वाज जी के पास। भरद्वाज जी, ये जो एक प्रचलन है जो अब शुरू हो गया कि साहब पक्ष विपक्ष दोनों हंगामा करेगा और सदन नहीं चल पाएगा, तो ये पैसा तो हम लोगों का है, जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सिंह साहब, म्यूट कराना पड़ेगा, फिर आप नाराज हो जाइएगा। जब आप बोल रहे थे, आपने कहा चुप कराओ, मैंने चुप कराया था, तो वो सम्मान आप भी रखिए। जो मैं सम्मान आपको दे रहा हूं, वो सम्मान आप मुझको भी दीजिए ना साहब। देखिए रजत जी, हो क्या रहा है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी हमेशा सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष की नहीं होती। फ्लोर मैनेजमेंट का काम सत्ता पक्ष का है, और हम देख रहे हैं कि पिछले 6 दिनों से लगातार यही हो रहा है कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है और विपक्ष जो है आराम से बैठो। विपक्ष चर्चा करना चाहता है। विपक्ष की क्या डिमांड है? विपक्ष यही तो कह रहा है कि अडानी मुद्दे पर जो इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड देश के सामने है, उसकी जांच होनी चाहिए। जेपीसी से जांच कराओ, ईडी को मुकदमा दर्ज करना चाहिए कि किस तरीके से 42,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट हुआ। एक ही दिन में एक ही पते पे 6 कंपनियां बनती है, शेल कंपनी मॉरिशस में रजिस्टर्ड होती है, 42,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट होता है। ये तो सीधा सीधा पीएमएलए का मामला है, ये तो सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। हम यही तो कह रहे हैं कि जांच कराओ। दूसरा, हम ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इनका जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को रोको। वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोर इश्यूज पर चर्चा न हो। अगर कई संसद में जेपीसी बन गई और जेपीसी की जांच में एक एक चीज आ गई कि किस तरीके से 2014 से लगातार नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को किस तरीके से प्रमोट करा, देश का हर चीज बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, कोल दे दिया, स्टील दे दिया, बिजली दे दी, पानी दे दिया, पताल जमीन आसमान सब दे दिया अडानी को। ये देश जानना चाहता है कि अडानी के अलावा भी तो दूसरे उद्योगपति थे, उनमें ऐसी क्या कमी थी और अडानी में क्या खासियत थी, ये देश के सामने आना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा, कल तक तो ये हो रहा था कि सीबीआई ईडी जा रही थी, आज पॉलिटिकल वेंडेटा की हद हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन का गला दबा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सरकार का बजट रोक दिया। पहली बार इतिहास में हुआ है कि किसी स्टेट का बजट रोक दिया जाए। इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं होता, इससे बड़ा लोकतंत्र का थोड़ा सा डिबेट के टॉपिक से अलग है, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है भरद्वाज जी, मैं एक बार राकेश जी से कहूंगा एक बार इसको आंसर कर दे, उसके बाद सापरा जी आपके पास मीर जाफर पर बवाल की। राकेश जी, उन्होंने कहा साहब कि अगर संपूर्ण विपक्ष कह रहा है
अडानी पर दिक्कत है, आप एक जेपीसी इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए, कल से संसद चलने लगे। और दूसरा विपक्ष ये कह रहा है कि साहब हम तो हंगामा कर ही नहीं रहे, इस बार तो हंगामा सत्ता पक्ष के सांसद कर रहे हैं। देखिए रजत जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय उद्योगपतियों को लेकर के एक विलेन जैसी छवि गढ़ने का प्रयास विपक्ष लगातार कर रहा है। क्या ये विदेशी उद्योगपतियों के दबाव में है, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में आकर के विपक्ष इस प्रकार का प्रयास कर रहा है कि आज भारतीय उद्योगपति जिन्होंने अपनी प्रतिभा से अगर दुनिया भर में आज अपना डंका बजाने का काम किया है, अपनी वेल्थ अर्जित करने का काम किया है, आज देश में रोजगार देने का लोगों को काम किया है, मैं किसी उद्योगपति की आज वकालत नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले भी अंबानी हो या अडानी हो, ये देश के बड़े उद्योगपति थे? क्या धर्मेंद्र भारद्वाज जी के घर के बाहर या आईपीसी के घर के बाहर अंबानी और अडानी ठेला लगाया करते थे, सब्जी बेचा करते थे, मूंगफली के ठेले लगाते थे? क्या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उन्होंने उन्हें बड़ा उद्योगपति बना दिया है? ये चरण सिंह सापरा जी की सरकार राजस्थान में है, या अशोक गहलोत जी क्यों अडानी के साथ वहां पर अपनी बिजनेस डील कर रहे थे, उनकी सरकार को काम दे रही थी। अलग अलग राज्यों में अडानी के पास अगर कॉन्ट्रैक्ट थे, काम कर रहे थे, तब अडानी अच्छे थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध जोड़ करके आप जानबूझ करके भारतीय उद्योगपतियों को आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सापरा साहब एक मिनट, राकेश भाई एक मिनट, गणेश जी एक मिनट, क्योंकि राजस्थान सरकार एक मिनट भरद्वाज जी, क्योंकि राजस्थान सरकार और अशोक गहलोत जी का मेंशन किया है राकेश जी ने, इसलिए सापरा साहब के पास जाना पड़ेगा। सापरा साहब, एक तरफ जेपीसी की मांग, अडिग मांग है साहब, 7 दिन हो गए संसद नहीं चल पाया। राकेश जी कह रहे हैं जब इतनी ही नफरत थी तो राजस्थान सरकार, जहां आपकी सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, काम क्यों दिया? पहला। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि ये हिंदुस्तान के उद्योगपति हैं, आप क्या विदेशी उद्योगपतियों के दबाव में आकर अडानी का विरोध कर रहे हैं? सापरा साहब देखिए, पहले तो ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी किसी उद्योगपति के खिलाफ नहीं है, और आपने राजस्थान की जिस तरह से बात की तो ये भी बता दूं कि राजस्थान में कोई अवैध तरीके से या कोई गलत तरीके से हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। हम तो कह रहे हैं ना जेपीसी लगाइए, और अगर जेपीसी के अंदर आपको राजस्थान की सरकार का, छत्तीसगढ़ की सरकार का जो अडानी की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी भी तहकीकात करनी है तो वो 2 राज्यों की भी करिए ना, फिर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर आप एक्शन लीजिएगा। अब मैं आता हूं दूसरी बात पर, जहां पर अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री 2 बार चुन के आए प्रधानमंत्री। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 2 बार चुन करके आए थे प्रधानमंत्री, और उनको नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? मनमोहन सिंह। और फिर क्या कहा कि रेनकोट पहनकर नहाने का जो तरकीब है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को आती है। क्या एक देश के प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह के शब्द कहने चाहिए थे? यानी आप कहें तो मतलब हम करें तो गुनेगार, और आप कहें तो आप हीरो बन जाते हैं वहां पर। तो ये तमाम सारी चीजें जो है ये आपको भी सोचनी पड़ेगी। जिस तरह का वक्तव्य आप कहते हो उसी तरह का उत्तर आपको मिलेगा। और फिर आप आते हो कि अडानी की बात पर। मुझे ये बताइए कि आप जेपीसी क्यों नहीं लगाना चाहते हो? क्या तकलीफ क्या है? ये अडानी है कौन है भाई? ये अडानी कोई अल्लादीन का चिराग है जिसको जितना घसोगे तो उतना बीजेपी को फायदा होगा? या ये 7 अजूबों के बाद में 8वां अजूबा है जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रोटेक्ट करना चाहती है, संरक्षण करना चाहती है? आप कहते हो क्या मीर जाफर की बात करते हो? 1 मिनट, मैं मेरी बात 10 सेकंड में पूरी करता हूं। 10 सेकंड में बात पूरी करता हूं कि आज नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका में क्यों है, और रोज 1-2 केंद्रीय मंत्री जो है वो शकुनी मामा की भूमिका में आकर के झूठ परोसते हैं, बरगलाते हैं और ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तो ये धृतराष्ट्र की भूमिका से प्रधानमंत्री बाहर आए, और ये शकुनी मामा जो रोज आते हैं ये बंद करें, और देश का जो संविधान है उसके तहत जो पार्लियामेंट है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसको चालू करें। आ रहा हूं आईपी सिंह साहब, 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। भरद्वाज जी जो ऐड करना हो 10 सेकंड में एक बार ऐड करिए। मैं ये कह रहा था कि जब हम अडानी का नाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? अरे हम कह रहे हैं अडानी की जांच कराओ, ये बीजेपी वाले नाराज होते हैं, अडानी के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। अरे देश के खिलाफ, अडानी के खिलाफ आवाज उठाना देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और 700 फरौड नजर आ रहा है कि 42,000 करोड़ रुपए एक दिन में इन्वेस्ट होता है। 6 शेल कंपनियां मॉरिशस में एक दिन में एक एड्रेस पर रजिस्टर्ड होती है, एक ही डायरेक्टर होता है।
उनका कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता। 42,000 करोड़ मतलब बीजेपी को एतराज क्यों? ठीक है, पॉइंट टेकन। सिंह साहब आपके पास, सिंह साहब एक गरिमा होती थी जैसे सदन चलता था, ऐसा नहीं कि वॉश आउट पहले नहीं हुआ है, कई कोल को लेकर जेपीसी, उसके पहले भी कई ऐसे इश्यूज थे, बोफोर्स को लेकर, चॉपर स्कैम, कई बार हाउस वॉश आउट हो चुका है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हालांकि अभी बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, लेकिन जो भाषा की मर्यादा है, महीनों रजत जी, महीनों विपक्ष में जब बीजेपी थी, महीनों मैं ये कह रहा हूं करने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ खास बात रहेगी तो मन की बात सवाल करेंगे। तो सुन लीजिए मेरा, मैं कह रहा हूं एक भाषा की मर्यादा रहती थी। जो बड़े नेता होते थे पक्ष और विपक्ष के, वो साथ में बैठ जाते थे, भले ही हाउस ना चले, चाय पी लेते थे और कोई ना कोई रास्ता लोग निकाल देते थे। मुझे आज तक याद है जब सुषमा स्वराज जी वाला मामला चल रहा था, तब भी हाउस नहीं चल रहा था। उस समय लेट मुलायम सिंह यादव जी थे हाउस में, वो बाहर निकले, उन्होंने कहा 7 खून माफ, और कहा कि हाउस चलाइए। हाउस उसके अगले दिन से चला था। क्या ऐसे लीडर्स नहीं बचे सिंह साहब अब, जो बैठ जाएं, जो पक्ष और विपक्ष की बातचीत करा दे, बीच का रास्ता निकाल दे और कहे साहब संग्राम होता रहेगा, हाउस चलने दो? आईपी सिंह साहब, देखिए, क्या यूपीए की सरकार रही है पिछले 10 वर्ष, अभी 9 वर्ष बीजेपी की सरकार को हुआ, क्या जेपीसी का गठन नहीं हुआ है? अगर विपक्ष कह रहा है कि 209 नंबर का जो उद्योगपति था, देखते देखते उस कोविड के दौरान जब दुनिया ठप थी, वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया। एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाता है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप गुजरात से आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। आज उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, तमाम देश में बेमौसम बारिश हुई है, किसानों की फसल ओलावृष्टि से चौपट हो गई। प्रधानमंत्री जी, दुनिया में आपदा आती है, आप आंसू बहाते हैं, किसान खून के आंसू रो रहा है उत्तर प्रदेश का, उसकी फसल चौपट हो गई है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, रेनकोट से बाहर आइए और किसानों का दुख दर्द बांटिए। ये अंतिम वर्ष है और एक एक दिन विपक्ष आपसे हिसाब लेगा। और जेपीसी का गठन करिए, दूध का दूध, पानी का पानी साफ होने दीजिए। अगर कहीं विपक्ष गलत है तो विपक्ष माफी मांगेगा, अगर आप गलत हैं तो आपको भी सजा देनी होगी लोगों को। वहां भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डीआरआई को अडानी और अंबानी के घरों पर भेजना पड़ेगा। वो देश से बड़े नहीं है, देश का खून चूस कर वो बड़े हुए हैं, देश को लूट कर वो बड़े हुए हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जेपीसी का गठन हो और किसानों को भारत सरकार उनका मुआवजा तत्काल घोषित करे। ठीक है राकेश जी, आपने सुना कांग्रेस, एसपी और आप। आ रहा हूं भरद्वाज जी, आ रहा हूं, एक बार जवाब ले लूं जो सवाल आपने उठाए। सब लोग यही कह रहे हैं कि साहब अडानी का पहली बात क्या बीजेपी बचाव कर रही है, पहला। दूसरा, जेपीसी पहले भी कई इश्यूज में बन चुकी है, चेयरमैन जो भी होगा वो सत्ता पक्ष का ही होगा। जेपीसी से ऐतराज क्यों है? अगर लोगों को लगता है कि नहीं साहब कुछ गलत हुआ है, तो क्या एक जेपीसी बन सकती है इसमें? राकेश जी, देखिए रजत जी, विपक्ष के तथ्यों में, तर्कों में अगर कहीं दम होता, अगर वो कोई तथ्य लेकर आते तो निश्चित तौर पर विचार भी होता। किसी जांच से कोई पीछे नहीं हटने वाला है, ना सरकार किसी उद्योगपति को बचाने का काम कर रही। सरकार के लिए सरकार का इकबाल, सरकार की साख ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार अपनी साख पर किसी तरह की आंच नहीं आने दे सकती है। आज 9 वर्ष देश की सरकार को चलते हुए हो गए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और देश से एक भी घोटाला नहीं देखा। वरना देश ने देखा है कि कैसे यूपीए शासनकाल में रोज नभ थल जब से जल से घोटाले की खबरें आती थी। रोज लाख करोड़ का, कितने हजार करोड़ का घोटाला, लाखों करोड़ के घोटाले सामने आ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम 100 रुपए अगर केंद्र से भेज रहे हैं तो 100 का 100 रुपए आज लाभार्थी के खाते तक पहुंच रहा है। इसलिए हम इस तरह के मामले को लेकर के भरद्वाज जी, आ रहा हूं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। सच्चाई ये है कि विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह का है। राफेल के मसले पर भी ऐसे ही विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। ये चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे थे, तब भी भाषाई मर्यादा गिरा रहे थे। और क्या हुआ? देश की जनता ने जवाब दे दिया कि हम ही चौकीदार हैं।
देश ने महसूस किया कि राफेल के मसले पर राहुल गांधी ने जिस प्रकार का झूठ बोला है, मिथ्या भाषण किए हैं, और घरेंद्र जी अभी 42,000 करोड़ रुपए ये कागज भी दिखा देंगे। अभी ऐसे ही कागज की पुलिंदा लेकर के ये शीला दीक्षित के खिलाफ आए थे। क्या हुए वो शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार वाले कागज? अब तो अरविंद केजरीवाल वो जो कागज लहरा के दिखाते थे अब कहीं दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, आपने मतलब आपका कहना है अडानी नॉन इशू है, और कंपैरिजन आपने रफाल के साथ किया जिस पर आखिरी लोकसभा चुनाव हुआ और आप बम्पर जीते। ठीक है, सापरा साहब इसको समझिएगा बात। हाँ, भरद्वाज जी आ रहा हूँ क्योंकि आप पर भी बोला है, शीला जी पर एक टिप्पणी करी है उन्होंने। आ रहा है आज उसकी जांच हो जाए, पहले उत्तर दे दूं। उसकी जांच हो जाए तो रफेल उन्होंने कहा कि वो एक नॉन इश्यू और आएगी। आप रफेल चौकीदार चोर है, दो नारे के साथ उतरे, वो नारा फेल हो गया, पार्टी चुनाव में हारी और बम्पर जीत बीजेपी को बोल रहे। कौन बोल रहे हैं इनको चुप कराइएगा। क्या आज भी अडानी एक नॉन इशू है? वो कह रहे हैं आप जबरदस्ती इस इशू को पकड़े हुए हैं, ये इशू है ही नहीं। सापरा साहब, उसके बाद भरद्वाज जी आपके पास शीला जी वाले कमेंट पर। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ने दो बातें कही। इन्होंने कहा कि तथ्य लेकर के आए। अब तथ्य कहां पर? हम मीडिया पर लेकर के आएंगे, तथ्य हम पार्लियामेंट के अंदर लेकर के आएंगे, लेकिन ये पार्लियामेंट के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तथ्य हम जेपीसी में लेकर के आएंगे, लेकिन ये जेपीसी बनाना नहीं चाहते हैं। इससे नजर आता है कि ये अडानी को बचाना चाहते हैं। दूसरी बात जो ये कह रहे थे, भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सब लोग जो है वो पाक साफ है, यानी ये भी भूल जाते हैं कि ईश्वरप्पा को पकड़ा गया था, उसके पास ईडी नहीं गई है। अभी जो कर्नाटका के दूसरे मंत्री विश्वरप्पा के क्या उनका नाम था, जिनके बेटे से 7 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया है, उसके पास ईडी क्यों नहीं जाती है? और फिर उसके बाद में अगर मैं आऊं तो 40% की जो इनकी सरकार है कर्नाटका के अंदर, कमीशन खोरी की सरकार, जो कॉन्ट्रैक्टर ने चिट्ठी लिखी है देश के प्रधानमंत्री को, उसके ऊपर भी ईडी नहीं जाती है। हेमंता बिस्वा का केस जो है वो ठंडे बस्ते में है, तब उनको क्या कहते थे? पानी चोर कहते थे। सुवेंदु अधिकारी को क्या कहते थे कि भाग सुवेंदु भाग। अब वो सुवेंदु बीजेपी में है तो उसका केस जो है वो ठंडे बस्ते में है। इसी तरह से नारायण राणे जी का केस ठंडे बस्ते में है। उसी तरह से महाराष्ट्र के 4 लोग हैं, प्रताप सरनायक है, भावना गवली है। वॉशिंग मशीन वाला जवाब ले रहा हूं राकेश, ये तमाम सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पास जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से धुल जाते हैं। मुझे लगता है कमल डिटर्जेंट का ये प्रभाव है, क्योंकि राकेश जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का प्रभाव जो है वो सारी शीला जनता जी के देख रही खिलाफ है। कहती थी हम इंक्वायरी करा देंगे, घोटाला हो गया है, फाइलें लेके घूमते थे। कहां है वो फाइलें भरद्वाज जी? सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा, सैया भय कोतवाल तब डर काहेगा। सापरा जी रुक जाओ। रजत जी कैन आई अलाउ? हाँ प्लीज। हाँ रजत जी, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सुना, पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है अडानी के खिलाफ, तो ये कहते हैं कि हिंडनबर्ग क्योंकि विदेशी एजेंसी है तो भारत पे हमला हो गया, विदेशी ताकतें हिंदुस्तान के खिलाफ होगी। उसके बाद एक रिपोर्ट आई इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस ने भी बाकायदा जांच करके इस बात का खुलासा करा है कि किस तरीके से शेल कंपनियों के माध्यम से मॉरिशियस से, कैरिबियन कंट्री से, जो टैक्स हेवन कंपनीज है, वहां से किस तरीके से अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट हुआ। अरे इंडियन एक्सप्रेस तो हिंदुस्तान का अखबार है, उसकी मान लो, उसकी भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो करते हैं कि आज ये कहने, जिस दिन हमने शीला दीक्षित की इंक्वायरी शुरू कराई, हमने कहा था कि हम शीला दीक्षित की इंक्वायरी कराएंगे। दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार के पास एक एंटी करप्शन ब्यूरो होता था, एसीबी कहते थे। जैसी हमने जांच शुरू कराई, मोदी जी ने हमसे एंटी करप्शन ब्यूरो भी ले लिया। आज दिल्ली में हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। हम कह रहे भारतीय जनता पार्टी वालों को, आप हमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे दो, हम कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के सारे चोरों को जेल भेजने का काम करेंगे, ये हम कर देंगे। तीसरी बात, आज जिस तरीके से मोदी जी ने जिस तरीके से दिल्ली की सरकार के बजट को रोका है, पहले अपने मंत्रियों को तो जेल से छुड़वा लो। इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। भरद्वाज जी, सापरा जी कुछ कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी। भरद्वाज जी देखिए, सापरा साहब कुछ कह रहे हैं। भरद्वाज जी सापरा साहब कुछ कह रहे हैं। सापरा साहब, अरे पहले भरद्वाज जी अपने 2 मंत्री जो दिल्ली में अरेस्ट है और जो 2 मंत्री पंजाब में हिरासत में है,
भ्रष्टाचार के आरोपों पर, उनको तो छुड़ा लीजिए। आप क्या भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे भाई? आपने तो ये लिकर पॉलिसी तब लाई जब कोविड चल रहा था, जब देश के अंदर ऑक्सीजन की किल्लत थी, तब आप अपनी लिकर पॉलिसी बना रहे थे। शराब घोटाला ये देश के बड़े घोटालों में से एक घोटाला हुआ है। कांग्रेस दूध की धुली नहीं है, ये छोटी राजनीति से ऊपर उठिए सापला जी, अरे छोटी राजनीति से ऊपर उठिए। मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैंने खाली राकेश जी आपका काम आसान हो गया। अपने 2 मंत्री दिल्ली में और 2 मंत्री पंजाब में बचा लीजिए। अब देखिए साहब, चन्नी भी जाएगा जेल, चिंता मत करो। अरे भाई, पहले 2 मंत्री दिल्ली में और 2 मंत्री पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है। अरे चिंता उनको मत करो, छुड़वा चन्नी लो। भी जाएगा, चन्नी के सारे अरे वो कैसे बंद है पूरा देश जानता है। सापला जी को जिस दिन चाहेंगे उस दिन बता देंगे ये। अरे भाई, सापला जी कितने ईमानदार है, कितने सही है। जो 2 बंद है दिल्ली में और 2 पंजाब में, उनको तो छुड़ा लो। तरफदारी कर रहे हैं। अरे चन्नी भी जाएगा, राजा बाड़ी भी जाएगा। अरे मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूं मैं कह रहा हूँ चन्नी भी जाएगा, कि राजा धूल बाड़ी भी चेहरे जाएगा, पे थी और आप सारे आईना चोर पोंछ जाएंगे, रहे हैं। सारे चोर जाएंगे। अरे चन्नी भाई, की आधी धूल कैबिनेट चेहरे जेल पे में थी और आप आईना पोंछ चन्नी की रहे आधी कैबिनेट हैं, जेल वो में काम है। हो रहा है। अरे चन्नी की आधी अरे कैबिनेट चेहरे जेल से में धूल पंजाब निकालिए, चेहरे से। आईने पर कपड़ा मारने से कुछ नहीं होगा। अपने अंदर आपने खुद अंदर भेजा उनको। आपको खड़ी नहीं होने देगी। चन्नी भी जाएगा, राजा बाड़ी भी आम जाएगा। आदमी पार्टी जितनी मत बड़ी करो, सारे चोर भ्रष्टाचारी जाएंगे। है ना, उतनी बड़ी बीजेपी भ्रष्टाचारी है। मैं कह रहा हूँ सारे चोर जेल जाएंगे, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, चिंता मत करो, ये सब रवैया जेल जाएंगे। ठीक नहीं है। ठीक है, एक बार राकेश जी की बात। राकेश जी, जो सापला जी ने बात बोली थी, हालांकि आप मुस्कुरा रहे थे और आपके पास मुस्कुराने की एक अच्छी वजह है, क्योंकि शायद यही हो रहा है। बीजेपी फोकस है, जो बात बार बार होती है ऑपोजिशन यूनिटी की, वो यूनिटी हमने अभी कुछ देर पहले देखी। मैंने कहीं कुछ नहीं बोला था, कोई ये भी ब्लेम नहीं कर सकता कि नहीं साहब एंकर ने बोल के करवा दिया। सुओ मोटो था ये। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस बिल्कुल सामने आईना है। राकेश जी आपके पास इस पर एक टिप्पणी अगर छोटी सी आप कर दें, जो अपोजिशन यूनिटी अभी आपने देखी। नहीं, सच्चाई ये है कि ये अरविंद केजरीवाल जी का पुराना डायलॉग हुआ था कि सब मिले हुए हैं जी, और इस समय क्या सब मिल गए हैं जी, और मिलकर के एक दूसरे को बता रहे हैं कि कौन कितने ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, और एक दूसरे की दाग पर शर्ट पर बता रहे हैं कि मेरे दाग उसके दाग से कम है। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी का तो स्ट्राइक रेट आज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से भी ज्यादा है। जितने कम समय में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है, स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उतने ही कम समय में पकड़े भी गए। कांग्रेसियों का भ्रष्टाचार थोड़ा देर से खुलता था, ये हाथ की सफाई बहुत साफ गोई से करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बहुत जल्दी पकड़ में आ गए और इसीलिए सबसे कम समय में जेल जाने वाले इनके मंत्री बने। लेकिन चरण सिंह सापरा जी ने सवाल उठाया कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर से पैसे, आ रहा हूं भरद्वाज जी, आ रहा हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, सापरा साहब ये पैसे पकड़ने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी का युवक कांग्रेस की कोई टीम गई थी, या कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा सेवा दल गया था, या चरण सिंह सापरा जी पार्टी? अरे ईडी वहां पर क्यों नहीं गई? ईडी ने क्या कार्रवाई की उसके ऊपर वो पूछा पकड़ा ना राज्य में। भाई ईडी ने क्या कार्रवाई की है? वो पीएमएलए का केस है, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के अरे पीएमएलए का केस है, आप समझ नहीं रहे। पीएमएलए का केस है, पीएमएलए का केस ईडी के पास जाता है, ईडी क्यों नहीं ले रही वो केस? सवाल ये है ईडी क्यों नहीं ले रही वो केस? सैया भय कोतवाल तब डर काहे का? सैया भय कोतवाल तब डर काहे का? पीएमएलए का केस है, पीएमएलए का केस जो है वो राज्य की पुलिस नहीं, वो ईडी देखती है। पीएमएलए का केस वो ईडी देखती है, राज्य पुलिस नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, समझ में आई कि नहीं आपको? और मैंने अनेक उदाहरण दिए, हेमंता बिस्वा से लेके शुभेंदु अधिकारी से लेके रेड्डी ब्रदर से लेके ईश्वरप्पा से लेके मैंने तमाम सारी बातें कही है। इसमें हो सकता है कमल डिटर्जेंट से धो दो सबको, जानते हो, कमल डिटर्जेंट से धो दो सबको। प्रवक्ता के नाते भरोसा दिला रहा हूं कि अगर ईडी को जांच करने की आवश्यकता हुई तो ईडी के हाथ बांधे नहीं जाएंगे।
निश्चित तौर पर ईडी जाएगी। अरे अगर नहीं ईडी को जांच करने की आवश्यकता है, पीएमएलए का केस है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा भाई, ये पीएमएलए का केस है जो ईडी करेगी जांच। से ज्यादा की संपत्ति आज ईडी ने जब्त की है। ईडी के हाथ हमने खोले हैं, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो। आज सारी सेंट्रल एजेंसीज बिना राजनीतिक पक्षपात और बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के आज मुक्त हस्त से इस देश में सारी सेंट्रल एजेंसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू बन गई है, टूल किट का हिस्सा बन गई है, बीजेपी की टूल किट का हिस्सा बन गई है, मात्र ऑपोजिशन को ही प्रताड़ित करते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेता आप पर भी हरिश्चंद्र की आप औलाद है कांग्रेसी क्या? तो बाद ये में भी बता दीजिए। आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी फंस रही है। भरद्वाज जी, देखिए रजत जी, देश जानता है कि अगर 75 साल से अगर देश की बर्बादी का कोई कारण है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दोनों ने मिलकर देश को लूटने का काम करा है। ये देश के लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गंदगी से छुटकारा चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के करप्शन मॉडल से छुटकारा चाहते हैं। इसलिए देश के लोगों की उम्मीद अगर कोई बन के उभरा है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। आ रहा हूं भरद्वाज जी, आ रहा हूं। अब एक मिनट रुकिएगा, एक बार आईपी सिंह साहब के पास जाना है। सिंह साहब, मैं आपसे भी एक चीज पूछना चाहता हूं। अभी आपने देखा 4 मिनट पहले जो विपक्षी एकता की बात होती थी कि साहब बीजेपी से विपक्ष लड़ेगा, एकजुट, आ रहा हूं भरद्वाज जी, आ रहा हूं, एकजुट होकर लड़ेगा। 3 लोग थे, कांग्रेस। मैं विपक्षी एकता पर बोलना चाहूंगा। एक मिनट सापला साहब, एक बात सिंह साहब के पास। सिंह साहब, रजत जी, ये एकता कहां चली गई है? सापला जी की बातों से बिल्कुल एकता बता तो रहा हूं, एकता कहां है? ये सापला जी की बातों से मैं सहमत नहीं हूं। और एकता किसी न्यूज चैनल या स्टूडियो में बैठकर एकता सामने नहीं आएगी। एकता सामने आ रही है संसद में, एकता सामने आ रही है देश में, और एकता सामने आएगी मार्च 2024 में, जो मात्र अब 365 दिन से कम बचे हैं। एकता पर मत जाइए। और 63% जनता हमारे साथ रही है। 37% के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और 37% घटकर इस बार 27% से भी नीचे जाने वाला है। और हम ये अपोजिशन 80% जाने वाला है, 80%। इस बात को नोट करिए। आपका कह रहे हैं 10% वोट बीजेपी का घट रहा है और ऑपोजिशन एक साथ है। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। राकेश जी से जवाब लूंगा। सापला साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? उनके ऊपर आप भी राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल है। सापला जी, इससे आप ऊपर मत सोचिए। देखिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अभी बोले हैं, 1 मिनट में बोल लूं। सिंह साहब, एक बार उनको बोलने दीजिएगा। आपने रीजनल पार्टी भाई साहब, आईपी सिंह में बोल लूं। अब एक बार उनको जवाब देने दीजिए। सापला साहब जवाब दीजिए। को छिन्न भिन्न मत करिए आप लोग। सापला जी, देखिए ऐसा है कि विपक्षी पार्टियों में ना मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अभी अडानी का अरे भाई चुप करना यार। आईपी सिंह मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं। अरे आईपी सिंह मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं यार। दौलताबाद, अरे आईपी सिंह शांत हो जाओ यार। आईपी सिंह शांत हो जाओ भाई। हैदराबाद या मुंबई। अरे क्या टेप रिकॉर्डर के जैसे बोल रहे भाई, इनको चुप कराइए ना यार। ये क्या डिबेट है? सापला साहब पूरा सुनिए मेरी बात, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टियों के मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। उसका उदाहरण है अडानी का इशू जो है। इसके ऊपर अगर एक टीएमसी को छोड़ दे तो सारी विपक्षी पार्टियां, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, वो जेपीसी की मांग कर रही है। टीएमसी भी अडानी के विषय में जेपीसी की मांग चाहे नहीं कर रही है, वो अपनी मांग अलग से रख रही है। यानी मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। और दूसरी बात, मुझे काटिए मत, एक मिनट, मैं आप मुझे 10 सेकंड दीजिए ना। 10 सेकंड में क्या होता है? देखिए 2024 का चुनाव जो होगा ना, 2024 का चुनाव होगा, वो मोदी वर्सेस मुद्दा होगा। मोदी एक तरफ होंगे और मुद्दे, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अडानी का मुद्दा, चीन का मुद्दा, इस तरह से होगा, जिसमें सारा विपक्ष इकट्ठा होगा। नहीं, हम तो चाहते हैं कि मुद्दे आधारित बात करिए, और मुद्दों पर जब बात करेंगे ना तो निश्चित तौर पर आपके मुद्दा, आपने जो काम अपने सरकार में किए हैं ना कार्यकाल में, उससे जनता तुलना करेगी। लेकिन आप जानबूझ करके इस चुनाव को मुद्दों पर केंद्रित न करके
जानबूझ ठीक है, करके महंगाई- केवल 24 की लड़ाई चलेगी, क्या मुद्दों में देखेंगे और विपक्षी एकता कैसे होगी, इस पर भी हमारी नजर होगी और धीरे धीरे चीज खुलेंगी। आज के लिए इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सबने कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल में आए। कोशिश ये थी कि समझें कि संसद क्यों नहीं चल पा रहा है। शायद डिबेट देख के आपको लग गया होगा कि संसद आगे भी चल पाए बहुत मुश्किल है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही।